टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम बड़ी बहस में चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर यूपी में हो क्या रहा है। योगी और शाह और मोदी के बीच इतनी तल्खी क्यों आ गई है, क्या वजह है? इस तरीके से दुआ सलाम भी नहीं हो पा रहा है। अब तो इसकी चर्चा संसद में भी होने लगी है, वहां भी एक दूसरे पर लोग कटाक्ष करने लगे। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या यूपी में सिर्फ चुनाव में जो हार मिली है इस वजह से ये तल्खी है, या फिर इस हार में योगी जिस तरीके से सीधे सीधे तौर पर अमित शाह को जिम्मेवार ठहरा रहे इस वजह से तल्खी है? आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जानने के लिए हम सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां हमारे साथ मयंक जुड़ रहे हैं द हिंदू से। और बैंक से आपका स्वागत है। और सीधा सवाल आपसे मेरा यही रहेगा कि यूपी में आखिर हो क्या रहा है, क्या हो रहा है यूपी में कि मामला सदन तक उठ चुका है। कल आपने देखा होगा कि किस तरीके से अखिलेश ने कटाक्ष किया कि बीजेपी में दुआ सलाम तक बंद हो गया है। वाकई में ये स्थिति बनी क्यों है, क्या लगता है, क्या वजह क्या है? सर, सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड हमें एक तरीके से जानना होगा कि बैकग्राउंड है क्या इस मुद्दे का। देखिए, जो चीजें अभी सामने दिख रही हैं वो जो चीजें हैं वो बेसिकली 2 साल से हो रही थी करीब करीब, क्योंकि लोकसभा के परिणाम आए। भाजपा की सीटें, जो भाजपा 62 सीट 2019 में मायावती और अखिलेश यादव के गठबंधन और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन होने की वजह से के बावजूद जीत गई थी, वो भाजपा अपने दम पे 62 से 33 पे आ गई, यानी 29 सीट का डिक्लाइन हुआ भाजपा का, जो करीब करीब आधी सीटें हो गई। तो ये चीजें अब सामने आ गई है, लेकिन इसकी जो पटकथा है वो एक लंबे समय से लिखी जा रही है। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में करीब 2 साल से फुल टाइम डीजीपी नहीं है। जो फुल टाइम डीजीपी, हाँ, फुल टाइम डीजीपी नहीं है। जो भी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं वो एक्टिंग डीजीपी हैं। अभी प्रकाश कुमार, जो बिहार के ही छपरा के रहने वाले हैं, वो डीजीपी हैं। जो अपनी बड़ी मूछें रख करके बड़ा उनका एक ये है, वो एक्टिंग डीजीपी हैं। इनसे पहले भी जो डीजीपी थे वो एक्टिंग डीजीपी थे, उनसे पहले जो डीजीपी थे वो भी एक्टिंग डीजीपी थे, शायद उनसे पहले वाले डीजीपी भी एक्टिंग डीजीपी थे। उसका कारण ये है क्योंकि आपने तो क्राइम बहुत लंबे समय से तक कवर किया है, पुलिस हेडक्वार्टर्स को आप कवर करते रहे हैं। आपको पता है कि एक नया सिस्टम इजाद किया गया है जिसमें राज्य सरकार रिकमेंडेशन भेजता है यूपीएससी को 3 लोगों का, और फिर वो जो रिकमेंडेशन यूपीएससी क्लियर करती है फिर वो गृह मंत्रालय की तरफ जाता है। ये एक पूरा प्रोसेस है डीजीपी चुनने का। जो रिकमेंडेशन राज्य सरकारें भेज रही हैं वो रिकमेंडेशन क्लियर नहीं हो रही है। जो 3 नामें राज्य सरकार भेजती है वो चीजें क्लियर नहीं हो रही है केंद्रीय स्तर से, जिसकी वजह से फुल टाइम डीजीपी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो उत्तर प्रदेश में जो गृह मंत्रालय है वो मुख्यमंत्री के पास है। केंद्र में गृह मंत्रालय कहां है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो ये एक मुद्दा है। तो ये जो चीजें चल रही हैं, देखिए, है उत्तर प्रदेश में क्या कि सुनील बंसल नाम के एक सज्जन जो भाजपा में एक बड़े पद, उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे, 2014 के बाद वो प्रभारी रहे। वो बेसिकली दिल्ली से उनका जुड़ाव रहा है और दिल्ली के ही वो आदमी रहे, वो संगठन को देखते रहे। 2017 में जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो सीधी सी बात है, 80 लोकसभा सीट का राज्य है, देश का सबसे बड़ा राज्य है, 403 विधानसभा सीटें हैं, 22-24 करोड़ की आबादी है। तो वहां का मुख्यमंत्री अपने आप में पावरफुल खुद को समझेगा। तो एक ब्यूरोक्रेसी और सरकार के इर्द गिर्द योगी जी ने एक अपना सिस्टम तैयार किया। वो सिस्टम उनके हिसाब से काम कर रहा है, वो दिल्ली के हिसाब से नहीं काम कर रहा है। दिल्ली की तरफ से जो कोशिशें हुई हैं योगी जी को कट टू साइज करने की, आपको पता होगा, एक एके शर्मा, अरविंद शर्मा गुजरात कैडर के आईएएस थे, उनको लाया गया, उनको मंत्री बनाया गया, वो भी एक कोशिश हुई।
ये भी सत्य है कि देखिए, आप बिहार में आपने बहुत लंबा समय आप लगातार बिहार को देख रहे हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री, नीतीश जी हो या योगी जी हो, गृह ऐसा मंत्रालय है, ठीक, और सामान्य प्रशासन, जिसके जरिए मुख्यमंत्री अपने हिसाब से चीजों को कंट्रोल करता है। क्योंकि खेल तो एसपी और डीएम आपके हैं, तो खेल हो जाएगा, आपके हिसाब से चीजें चलेंगी। तो वो उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है। ये जो चल रहा है, इसको दिल्ली हमेशा कर्टेल करना चाहा, अपने अलग अलग तरीकों से, वो कभी हो नहीं पाया, और उस वजह से दोनों तरफ गैप जो होता है, मतभिन्नता, मतभेद बढ़ते गए हैं। दिल्ली के पास क्या था? दिल्ली के पास था भाजपा का संगठन, उनके हिसाब से था, नेता उनके हिसाब से थे, तो टिकट बंटवारा पूरी तरीके से दिल्ली ने अपने हिसाब से किया। उसमें मुख्यमंत्री का किसी तरीके का हस्तक्षेप की बात नहीं कही जा रही है, सुन ली जरूर गई उनकी बात, लेकिन टिकट जो बंटवारा था वो दिल्ली की तरफ से हुआ। इसका उदाहरण है कि भाजपा ने लोकसभा में मुश्किल से 5 से 6 लोकसभा सांसदों के यूपी में टिकट काटे। 62 में से आप बमुश्किल 5-6 सांसदों के आपने टिकट काटे। तो चीजें दिल्ली से तय हुई। अब जब परिणाम खिलाफ आए, एंटी इनकम्बेंसी थी, जातिगत समीकरण अखिलेश यादव ने और कांग्रेस ने एक मजबूत जातिगत समीकरण किया। यादव मुसलमान को सिर्फ 9 टिकट दिए सपा ने। सपा जो यादव मुसलमान की पार्टी, समाजवादी पार्टी कही जाती थी, उसने अपने जो टिकट चुनाव लड़े 63 सीटों पे सिर्फ 9 सीटें यादव मुसलमान को दी, 4 मुसलमानों को दी, 5 यादवों को दी, पांचों परिवार से थे। इसके अलावा उन्होंने टिकट जो बांटे वो ज्यादातर नॉन यादव ओबीसी, जैसे कुर्मी है, कुशवाहा है, मौर्य है। मौर्य अपने बिहार में जैसे कुर्मी या कुशवाहा है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में मौर्य है, राजभर है, निषाद बिहार में भी है। उस तरीके यूपी के भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में निषादों की एक आबादी है, गोरखपुर वगैरह बनारस के आसपास। उनको टिकट दिए। ये जो नॉन यादव ओबीसी या जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड जातियां के लोग हैं, इन्होंने एक बड़ा वोट गठबंधन को दिया, इंडिया अलायंस को। और जो सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बचाओ की जो पूरी जो पटकथा थी, उसके बदौलत दलितों का भी एक वोट बैंक जो भाजपा के साथ नहीं जा सकता था या मायावती के साथ रहता था, वो शिफ्ट कर गया महागठबंधन में। उसका परिणाम हुआ कि भाजपा अपने दम पे 33 सीट पे आ गई, 62 से घट। तो ये अब है कि दोषी कौन की लड़ाई है, कि अब हमें कोर्स करेक्शन करना है, दोषी कौन, ठीक है, इसकी लड़ाई कौन। इसकी लड़ाई में केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कह भी दिया कि वो मोहरा है, ठीक है। तो केशव प्रसाद मौर्य क्योंकि एक भाजपा के हिसाब से एक बड़ा ओबीसी चेहरा है, मौर्य जाति से आते हैं, 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष थे, तो लगातार उप मुख्यमंत्री रहे। विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया 2022। तो भाजपा उनको लगातार ग्रूम कर रही है दिल्ली की तरफ से। और दिल्ली से आप इशारा समझ रहे हैं कि दिल्ली का से मेरा उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में क्या मतलब है। तो लगातार उनको ग्रूम किया जा रहा है। अब केशव प्रसाद मौर्य लगातार हमलावर हैं सरकार पर, वो हमलावर हैं, कई विधायक हमलावर हैं। तो ये जो पूरा चीज है, ये भाजपा की जो इंटरनल डायनेमिक्स है, जो इंटरनल लड़ाई है, और कहीं सिर्फ फुटअव्वल की जो बात है, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, अगर ब्यूरोक्रेसी बदमाशी कर रही है, अगर विधायकों की, सांसदों की, मंत्रियों की, उप मुख्यमंत्री की बात नहीं सुन रही है, तो ऐसा तो नहीं है 2024 लोकसभा चुनाव के बाद नहीं सुन रही है। ये तो पहले भी नहीं सुन रही होगी ना, काम उनके नहीं हो रहे होंगे। तो ये जो है, अब हारने के बाद हर किसी को मौका मिला है, और ये सिर्फ फुटअव्वल शुरू है। सच्चाई यही है। विधायक खुल के कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व बड़े निर्णय ले, वरना 2027 में हम कहीं नहीं हैं। एक सज्जन पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 42 साल के सार्वजनिक जीवन में मैंने ऐसा करप्शन ब्लॉक स्तर पे थानों में देखा नहीं, ठीक है। तो ये जो पूरी चीज है, ये तो नहीं है ना कि 4 जून के बाद शुरू हो गया, अगर ऐसा है तो
हम्म तो क्या है कि अब हर कोई खुल करके बोल रहा है, और भाजपा जैसी पार्टी, जिस पार्टी में बड़े बड़े नेता मुंह नहीं खोल रहे थे, उसमें छोटे छोटे नेता मुंह खोल रहे हैं। हम्म तो कहीं ना कहीं भाजपा में ये सिर्फ फुटअव्वल की हालत है। 10 विधानसभा सीटों पे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। जो लोकसभा चुनाव के बाद जो सीटें खाली हुई हैं, एक विधायक सजायाफ्ता हो गए, उनकी सीट खाली हुई है, 10 सीटों पे चुनाव है। ये जो चुनाव है, ये बहुत कुछ उत्तर प्रदेश की राजनीति की दशा तय कर देंगे, क्योंकि इन चुनावों में 30 मंत्रियों को लगाया गया है। 10 विधानसभा सीटों में 30 मंत्रियों को, हर सीट पे 3 मंत्री लगाए गए हैं। तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई अगर 10 विधानसभा सीटों में प्रदर्शन ठीक नहीं रहा तो उत्तर प्रदेश में निर्णय होंगे। ठीक है, ये भी मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के निर्णय का इंपैक्ट पूरे उत्तर भारत में पड़ेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कोई मोहन यादव नहीं है। ये भी सत्य है, ये भी भाजपा के जो रणनीतिकार हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ कोई मोहन यादव नहीं है। अगर होते तो निर्णय हो चुका होता। जो कल अखिलेश यादव कह रहे थे कि हिम्मत इनमें नहीं है हटाने की, तो ये बात है। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन का गैप रहा भाजपा में, और ये आज से नहीं रहा, ये कई सालों से रहा। ये कई सालों से रहा। ये भी सत्य है कि ब्यूरोक्रेसी ने, जो योगी आदित्यनाथ का जो एक पूरा एंटी करप्शन की बात थी, माफियाओं पे कार्रवाई की बात थी, उस बात को कहीं ना कहीं मिसयूज भी किया है अपने हिसाब से सिस्टम को घुमाने के लिए, जो होता आया है। आपको बिहार को बहुत बहुत करीब से देखते हैं। आपको पता है कि नीतीश जी जब ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से करती है, ठीक है, तो वो, लेकिन उस पे कंट्रोल तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को लेना पड़ेगा ना। भाजपा संगठन और मुख्यमंत्री के बीच में समन्वय तो होना चाहिए था, वो नहीं था। आपको एक बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से चीजें यूपी में चल रही हैं, जो बयानबाजी हो रहा है, और योगी कमजोर नहीं है। योगी हमें लगता है कि वसुंधरा और रमन सिंह से भी ज्यादा मजबूत स्थिति में है। उसकी 2-3 वजह है। एक तो जो मोदी का चेहरा रहा है हिंदुत्व को लेकर, उससे कम छोटा चेहरा योगी नहीं है। ऐसे जो उग्र हिंदुत्व को मानने वाले जो युवा पीढ़ी है, वो मोदी के बाद योगी को मानते हैं कि देश का प्रधानमंत्री योगी जैसा। ये इमेज पूरे देश स्तर पर जो भी कट्टरपंथी हिंदू है उसके मन में तो है, और उसका विरोध, जहां कहीं से भी विरोध का स्वर उठता है, लोगों में उस बात को लेकर नाराजगी साफ झलक जाएगी आपको सोशल मीडिया पर। संघ का बैकग्राउंड मतलब सपोर्ट है ही, हिंदू का अपना एक अलग इनका हिंदुत्व का एक चेहरा है। हिंदुत्व को लेकर पूरे यूपी में इनका एक अपना अलग संगठन भी है। फिर जिस मठ से आते हैं उस मठ का राष्ट्रीय फलक पर काफी महत्व है। हर स्टेट में कुछ न कुछ ऐसे शिष्य हैं जो इनके मठ की परंपरा को मानते हैं। और दूसरी तरफ ओबीसी की पॉलिटिक्स भी है, जिस पॉलिटिक्स के शिकार कहीं न कहीं 2024 के लोकसभा में मोदी कुछ खुद बने, क्योंकि कहा जा रहा था कि वो खुद अयोध्या से लड़के फिर से वही माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 3-3, 4-4 सर्वे हुआ, और सभी सर्वे में यही दिखाया गया कि अयोध्या को भेजना बहुत मुश्किल है। तो ये दो जो परिस्थिति है योगी के लिए, एक तो ओबीसी पॉलिटिक्स को कैसे साधे बीजेपी, दूसरे जो योगी का जो उग्र हिंदुत्व का जो चेहरा है उसको कैसे योगी शाह और मोदी साधे। तो ये जो असमंजस वाली स्थिति है, जिसकी चर्चा कल अखिलेश यादव भी सदन में कर रहे थे कि हिम्मत है तो कुछ करके दिखाए। वाकई में अगर ये स्थिति बनती है तो यूपी में क्या होगा, क्या लगता है? देखिए, 2 चीजें हैं। उत्तर प्रदेश में जो हालात जो दिख रहे हैं, भाजपा से एक बड़ी रणनीतिक चूक हुई है। दिक्कत क्या है कि जब आप बाइपोलर चुनाव लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में क्या था कि 90 के दशक से
उत्तर प्रदेश में राजनीति की 3 धाराएं थी। एक भारतीय जनता पार्टी, दूसरी समाजवादी पार्टी, तीसरी बहुजन समाज पार्टी। मुख्यतः ये 3 थी। अब क्या हुआ कि बहुजन समाज पार्टी का मोदी जी जब 2014 में आए तब से पूर्णतः गिरावट हो गई। तो उत्तर प्रदेश में 2 धाराएं हो गई, एक समाजवादी पार्टी, दूसरी भारतीय जनता पार्टी। भाजपा हमेशा ये मानती थी कि क्योंकि एमवाई की पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी है, 30% 29% वोट है, हम 70% पे बैठे हैं, उसमें हमको 50% 48% मिल रहा है, हम तो हमेशा जीतते रहेंगे। अब दिक्कत क्या है कि अखिलेश यादव ने जो टिकट यादव मुसलमान को न देके बाकियों को दे दिया और 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हो गई, तो अखिलेश यादव बहुत मजबूत हो गए। अब दिक्कत भाजपा के साथ क्या है कि भाजपा के जो अपने भी जो जातीय समीकरण है वो भी दरक रहे हैं। आप उग्र हिंदुत्व के नाम पे, उग्र हिंदुत्व का फेज 2014, 2017, 2019 था। अब उग्र या 2022 कुछ हद तक, अब जो उग्र हिंदुत्व जो भारतीय राजनीति में है वो कहीं ना कहीं दरक रहा है। तो योगी जी बड़े नेता रहेंगे, योगी जी मजबूत नेता हैं, योगी जी के पास एक वोट बैंक है, एक जातीय समीकरण भी है, ठीक है। लेकिन जो पिछड़ावाद की राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है, जो जिस पिछड़ावाद की तरफ इशारा केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं, उसमें अंततः नुकसान भाजपा को होगा। इसलिए नुकसान होगा कि अगर केशव प्रसाद मौर्य या बाकी नेता जो पिछड़े समाज से भाजपा में आते हैं, वो अगर जातीयता की बात करेंगे भाजपा के स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, तो पिछड़ा समाज तो और टूटेगा ना। जो टूटना शुरू है, जिसको हम लोग नॉन यादव ओबीसी कह रहे हैं, कुशवाहा से लेके, कुर्मी से लेके, मौर्य से लेके राजभर तक, वो तो भाजपा से और टूटेगा, ठीक है। भाजपा कमजोर होगी और, ठीक है। आप योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने की कोशिश में भाजपा अपने, ये वही बात हो गई कि 1997-98 में कल्याण सिंह को अटल बिहारी वाजपेयी कमजोर करना चाहते थे, क्योंकि कल्याण सिंह एक बड़ा हिंदुत्व का चेहरा था, ओबीसी समाज से आते थे, तो उनको कमजोर करने के चक्कर में भाजपा उत्तर प्रदेश में कमजोर हो गई। कल्याण सिंह अलग पार्टी बनाए, विधानसभा चुनाव लड़े, फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी तक ज्वाइन कर ली, वहां उस पार्टी से सांसद बने, तमाम चीजें हुई भाजपा। उसका उदाहरण सामने है हमारे। तो अंततः इस तरीके के माहौल से भाजपा कमजोर उत्तर प्रदेश में होगी, और उसके इंडिकेशन 2024 के चुनाव के बाद जो भाजपा में जो एक तरीके से कह सकते हैं कि सिर फुटअव्वल की हालत है, वो दे रही है। और उत्तर प्रदेश में कमजोर होने का मतलब है कि पूरी की पूरी भाजपा की जो रणनीति है, एक तो माहौल खिलाफ बन रहा है। महाराष्ट्र, हरियाणा में अगर भाजपा के खिलाफ माहौल बनता है तो उसका असर उत्तर प्रदेश में भी होगा। तो आखिरी में भाजपा का नुकसान होगा अगर इस तरीके से चीजें चली। मतलब जो अमित शाह की राजनीति यूपी में चल रही है, अल्टीमेटली नुकसान बीजेपी को होगा, ये साफ दिखने लगा है। मतलब बीजेपी अगर जो एक मिनट, जब डीजीपी जैसा महत्वपूर्ण पद एक्टिंग चल रहा है, प्रभार में चल रहा हो, जबकि गवर्नेंस ही और खास करके लॉ एंड ऑर्डर ही और बुलडोजर से ध्वस्त करने की जो एक छवि बनाई अपराधियों के खिलाफ, वही अलग समाज के दूसरे तबकों से उनको जोड़ा और वही कमजोर करने की कोशिश हो रही है, तब तो फिर बहुत मुश्किल है। और यूपी में अगर विधानसभा में कुछ इधर उधर हुआ तो पार्लियामेंट संभाल पाएंगे इन लोगों से क्या? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं कि पार्टी में, पार्टी संगठन में और सरकार में समन्वय की कमी है। अगर समन्वय होता तो ब्यूरोक्रेसी को लेके जिस तरीके का रवैया रहा है, एक्टिंग डीजीपी से काम चल रहा है प्रदेश का, या संगठन में जो लोग हैं उनसे जो संबंध है, ठीक है,
इससे तो नुकसान हो रहा है पार्टी का, वो दिख रहा है। और देखिए एक बार क्या है कि अगर यूपी में, देखिए यूपी 27 के परिणाम पहले ही तय हो जाएंगे, मैं आपको बहुत ही सीधी बात बता रहा हूं। अगर अगले 1.5 साल में मोमेंटम भाजपा के खिलाफ रहा, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में, बिहार में, बंगाल में, केरल में जो चुनाव है, तमिलनाडु, ठीक है, उत्तर प्रदेश से पहले तो ये सब चुनाव हैं। और ये सारे चुनाव चुनाव दिख रहे हैं जहां अगर बिहार को छोड़ दीजिए और कुछ हद तक झारखंड को छोड़ दीजिए तो हर जगह विपक्ष मजबूत है। केरल में जिस तरीके से वायनाड में हादसा हुआ है, इस स्तर पे 150 लोग मर गए, तो लेफ्ट फ्रंट के लिए बड़ी मुश्किल होगी। जिस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस, गांधी परिवार की वहां पॉपुलैरिटी है, महाराष्ट्र में जो हो रहा है, जिस तरीके से चीजें, लोकसभा के परिणाम आए हैं सबके सामने, हरियाणा में 10 में 5 सीट कांग्रेस जीत गई, 47% के करीब वोट है, शेयर है कांग्रेस का। बंगाल में क्या है, आज के डेट में टीएमसी कितनी मजबूत हो गई है, परिणामों ने दिखा दिया है। तो ये मोमेंटम भाजपा के खिलाफ बनता चला गया, तो फिर 27 के परिणाम बहुत बड़ी चुनौती होगी भाजपा के सामने उत्तर प्रदेश बचाना। मतलब जो कुछ भी खेल हो रहा है मयंक जी के, अमित शाह का जो अपना एक अंदाज है राजनीति का, उस राजनीति की वजह से नुकसान हो रहा है। और जिस तरीके से हमारे यहाँ बिहार में भी जब आरसीपी और नीतीश कुमार साथ थे, बहुत सारे डिसीजन आरसीपी खुद देते थे और नीतीश मजबूर हो जाते थे। कमोबेश वही स्थिति आपको अमित शाह और मोदी के बीच लग रहा है। जैसे कई निर्णय जी सर देखिए, विधानसभा के परिणाम आए लोकसभा चुनाव से पहले 3 राज्यों के, 5 राज्यों के आए, लेकिन 3 बड़े राज्य, 3 महत्वपूर्ण राज्य थे हिंदी पट्टी के, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। जो मुख्यमंत्री बनाए गए, पहला बार विधायक बने व्यक्ति को आपने राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया, पहली बार विधायक बने शख्स को। और भी दूसरे पार्टी से आए हुए? नहीं, वो विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं इंडिपेंडेंट, आपने बना दिया। और वो व्यक्ति जगह किसकी ले रहा था? अशोक गहलोत की। जो व्यक्ति 15 साल मुख्यमंत्री रहा हो राज्य का कांग्रेस से, ठीक है, जिसका 50-52 साल का राजनीतिक अनुभव रहा हो, ठीक, उस व्यक्ति की जगह आपने बना दिया एक पहले बार चुने विधायक को। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जैसा अनुभवी व्यक्ति जो 15 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री रह चुका है, उसकी जगह आपने मुख्यमंत्री बना दिया मोहन यादव को। तो ये जो है कि दिल्ली ही सब कुछ तय करेगा, और दिल्ली जो तय करेगा, कुछ लोग तय करेंगे, वही पूरी पार्टी मानेगी। इसको मुझे लगता है कि भाजपा में भी एक बड़ा तबका कांग्रेस मॉडल हो गया है, एकदम कांग्रेस की राह पर बीजेपी चल रही है। नहीं सर, फर्क है। अगर कांग्रेस मॉडल को भी आप देखें तो कांग्रेस लोगों को ग्रूम करती थी। अशोक गहलोत पहले बार विधायक बने, मुख्यमंत्री तो नहीं बन गए भाई। आप सांसद रहे, आप केंद्र में मंत्री रहे, आप राज्य में प्रदेश अध्यक्ष रहे, आपने लंबा काम किया कई बार, तब आप मुख्यमंत्री बने। यही चीज कांग्रेस में होता आया। अच्छा, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल कि होगा क्या यूपी में? यूपी में मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा संगठन और सरकार में अगर ये जो सिर फुटअव्वल की हालत है इसको नहीं रोका गया, खुल के संगठन में बातें नहीं हुई,
कि क्या दिक्कत है, किससे दिक्कत है, क्या मुद्दे हैं, तो चीजें भाजपा के लिए मुश्किल उत्तर प्रदेश में बढ़ेंगी। चलिए, धन्यवाद। ये हमारे साथ लखनऊ से इंडियन एक्सप्रेस में द हिंदू में काम कर रहे हैं हमारे साथ थे। इनका हिंदू से एसोसिएशन रहा है, ये हिंदू में वहाँ स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है। और हम जानना चाहते थे इनसे कि आखिर यूपी का मिजाज क्या है, क्या हो रहा है यूपी में, क्यों ये स्थिति बनती चली गई, और आज मतलब कुछ भी निर्णय बीजेपी लेगी तो नुकसान बीजेपी को ही होगा। ये हालात बीजेपी का हो गया है यूपी में कि कोई भी योगी को हटाते हैं तब भी बीजेपी का नुकसान। ओबीसी पॉलिटिक्स को अगर इस तरीके से पर्दे के पीछे से मोदी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए की जाएगी तो उसमें भी बीजेपी को नुकसान। मतलब अल्टीमेटली शाह ने जो यूपी में खेल खेला है उससे कहीं न कहीं नुकसान बीजेपी को ही हो रहा है। चलिए, इस बड़ी बहस को यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।